हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। हम बात कर रहे थे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और हमने साथ ही बात की थी विच न्यूक्लियस इज एक्टिव टुवर्ड द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो हमको सिर्फ क्या चीज़ याद रखनी थी, इवन कम्बिनेशन एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास का नहीं होना चाहिए। रेस्ट इज ओपन टू ऑल, मीन्स रेस्ट इज एक्टिव टुवर्ड द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन बन के आता था, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर। तो उसी लेक्चर से एक और क्वेश्चन बन के आ रहा है, राइट और एक्सप्लेन द, या राइट ए शॉर्ट नोट on signal of PMR spectroscopy. Write a short note on signal of PMR spectroscopy, या explain the signal of PMR spectroscopy, या write whatever, जो भी जिस हिसाब से। मेन हमारा है कि सिग्नल ऑफ पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लास्ट के लेक्चर से कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए हमारे पास सिग्नल कैसे होगा आपको, कि हमने कहा कि कोई भी न्यूक्लियस था, उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, सो स्पिन फ्लिप हुई एंड रिलैक्स हुआ, एंड दिस इज द सिग्नल ऑफ पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो लास्ट लेक्चर से ही हम एक्सप्लेन करेंगे, अब वाले में कुछ नहीं लिखेंगे इसके लिए, कि आपको शुरू करना है, स्टार्ट करना है। व्हेन ए न्यूक्लियर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्वायर्स सम, वही प्रिंसिपल की बात करते हैं, इट एक्वायर्स सम लार्जर फ्रीक्वेंसी, व्हेन लार्जर फ्रीक्वेंसी बिकम इक्वल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, देन system is said to be resonance, or this is the principle of NMR spectroscopy, or from this principle and a signal is observed, that is called as signal in PMR spectroscopy, and the energy change we can calculate h nu, or gyromagnetic ratio h upon 2 pi, and h0 be the applied magnetic field. सो किस फ्रीक्वेंसी से सिग्नल आया है, तो फ्रीक्वेंसी यू कैन आल्सो कैलकुलेट। सो ये फ्रीक्वेंसी से हमारे पास सिग्नल आएगा। सो यही एक राइट ए शॉर्ट ऑन द पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, सिग्नल इन द पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो यहां से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। सो मैं छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूं कि हमारे पास एक एनएमआर ट्यूब इस तरह होती है। एक एनएमआर ट्यूब हुई, एनएमआर ट्यूब मींस जिसमें हमने सैंपल डाल के एनएमआर करना है। इसके अराउंड में ये कॉइल होती है, ठीक है। सो यहां पर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, कोई भी हमारा साउथ पोल या नॉर्थ पोल वटेवर जो भी हो सकता है। कैसे होगा, करंट कैरिंग लूप होगी। सो करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एक जनरेट होगी। ये हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर कॉइल होगी, ये रिसीवर कॉइल होगी, रिसीवर कॉइल,
ये जनरेटर कॉइल, ये हमारे पास डिटेक्टर होगा, ये हमारे पास कंप्यूटर होगा जिसके थ्रू हम कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का ग्राफ प्लॉट करेंगे, व्हाटएवर जो भी आउटपुट मिलेगी वो इस कंप्यूटर के थ्रू हमको मिल जाएगी। सो बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर होगा, जो हमारे पास एनएमआर ट्यूब में हमारे पास एक सैंपल होगा। आगे देखिए, एनएमआर ट्यूब हमारे पास जनरली अगर मुझको अवेलेबल मिली एनएमआर ट्यूब, मैं आपको एनएमआर ट्यूब शो करूंगा, उसमें सैंपल भी दिखाऊंगा आपको कितना आपका सैंपल होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर, मैं यहीं पे लिखता हूं, ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर जी क्या करेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा और वो एनएमआर सैंपल में से पास होंगी। यहां पर एनएमआर ट्यूब एक अलग से, ये बाहर एक प्रोब होता है, इसको मैंने नाम दे दिया प्रोब। इसमें एनएमआर ट्यूब ऐसे रोटेट करती है। जब ऐसे रोटेट करेगी तो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा, तो वो भी इलेक्ट्रॉन भी एक छोटा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। सो ये जनरली एक थ्योरी है, हम ज्यादा इसके डीप में नहीं जाएंगे। कि हमने बोला कि रेडियो फ्रीक्वेंसी ने रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट की, वो एनएमआर ट्यूब में से पास हुई, मींस सैंपल में से पास हुई। सैंपल में से पास होने के बाद वो डिटेक्टर पे गई, डिटेक्टर के पास जाने के बाद वो कंप्यूटर पे पास हो गया, जिसने एक ग्राफ प्लॉट करके दे दिया। सेम टाइम हमारे पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए कुछ ना कुछ मैग्नेट होना चाहिए। जनरली जो हम कहते हैं कि 60 मेगाहर्ट्ज का, स्टार्टिंग में जो आपकी बुक मिलेगी, कोई भी बुक मिलेगी, 60 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा एडवांस नहीं लिखी गई है वो अभी तक। आज के टाइम में 1 टेस्ला 1000 मेगाहर्ट्ज या 900 मेगाहर्ट्ज, 500 मेगाहर्ट्ज, 500 मेगाहर्ट्ज तो बड़ा कॉमन हो गया है। मोर देन 500 मेगाहर्ट्ज भी इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं 1.41 टेस्ला। सो हमने बात की थी कि कोई भी मैग्नेट होगा उसकी पावर कैसे एनहांस करेंगे, उसको उसका टेम्परेचर लोअर डाउन करके। अब क्वेश्चन आते हैं इसका टेम्परेचर लोअर डाउन कैसे किया जाएगा। हमारे पास लिक्विड नाइट्रोजन होती है, अगर जो लिक्विड नाइट्रोजन डालते हैं हम प्रोब में या प्रोब के बाहर या जो भी जहां पे भी हमको कूलिंग रखनी है इसमें, अगर वो हम लिक्विड नाइट्रोजन डालते हैं तो लिक्विड नाइट्रोजन -70 तक टेम्परेचर, 70 केल्विन तक डिक्रीज करती है। बट उससे भी हम नीचे लेके जाते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें आर्गन, हमने गैस लिक्विड डाली है। सो लिक्विड आर्गन -70 से भी नीचे लेके जाती है टेम्परेचर, -70 केल्विन से भी नीचे लेके जाती है। तो आर्गन, तो हमारे पास ये इस तरह होती है कि पहले चैम्बर में ये हमारे पास एनएमआर प्रोब के लिए ट्यूब होगी, ये फर्स्ट चैम्बर होगा, फर्स्ट चैम्बर कंटेन आर्गन गैस। अब बाहर का टेम्परेचर हम कितना भी एसी लगा लें तो -2 मैक्सिमम लेके जा सकते हैं, मतलब 0 डिग्री के आसपास हम मैक्सिमम लेके जा सकते हैं। फिर भी इतना नहीं होता है, जैसे भी हम भी घर में भी एसी लगा के रखते हैं तो एसी का टेम्परेचर 16 डिग्री तक रहता है। सो फिर भी यानी हाउ, मैंने कहा बहुत सारा हमने कुछ करके वो माइनस तक पहुंचा दिया। फिर भी ये माइनस, अगर जो 100 तक टेम्परेचर, अगर जो मैं कहता हूं -100 तक, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, -100 तक सपोज इसका टेम्परेचर होगा और बाहर पे 0 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। सो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। अगर हम इसके बाहर, मींस इक्विलिब्रियम, मेरे का कहने का मतलब है कि आर्गन गैस जल्दी ही एवोपरेट होकर निकल सकती है। आर्गन को फर्दर कूलिंग करने के लिए एक अलग से चैम्बर बनाया गया जिसमें हमने नाइट्रोजन N2 गैस डाली है।
N2 क्या करती है, नाइट्रोजन को कूल करती है, तो डायरेक्ट जो बाहर से कॉन्टेक्ट रहेगा वो नाइट्रोजन का रहेगा। आर्गन गैस कॉस्टली है, उसको बचाने के लिए हमने नाइट्रोजन गैस फिल करी है। नाइट्रोजन गैस कहां से नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट होती है, एंड एटमॉस्फेयर से एक्सट्रैक्ट हो जाती है, तो इसके लिए कोई इशू नहीं है। तो नाइट्रोजन गैस हमने भरा, तो फिल किया, नाइट्रोजन और बाहर का जो टेम्परेचर है उसके बीच में थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम रहा, कुछ इसने इसको कूल किया। सो जो अंदर आर्गन ने टेम्परेचर मेंटेन किया वो लॉन्ग टाइम तक मिनिमम टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है आर्गन। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना, ये कहीं शायद मे बी आपके ये जो बुक है इसमें नहीं होगा। सो हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर था फर्स्ट, इसने रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट की, दैट पास थ्रू द सैंपल में से पास हुआ, देन फिर रिसीविंग कॉइल होगी, ये डिटेक्टर से जुड़ा होगा, डिटेक्टर डिटेक्ट द सिग्नल एंड पास टू द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर को पास कर देगा। फिर हमारे पास कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर होगा, सो इतना ही इसमें। हाँ, अब हमारे पास दो तरह के एनएमआर इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वन इज FT NMR और अदर इज CW कंटिन्यूम वेव NMR। आपकी बुक में जनरली FT NMR का जिक्र होगा, CW NMR कंटिन्यूम वेव NMR ये हम पहले यूज करते थे, जो अब यूज नहीं होता। पहले क्या होता था, सपोज जैसे मैंने लिखा 60 मेगाहर्ट्ज, यहां पे लिखा था 60 मेगाहर्ट्ज का कुछ हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी की एक पल्स मैग्नेटिक फील्ड थी हमारे पास, तो मैंने कहा कि 60 मेगाहर्ट्ज पर मैंने कोई सैंपल रन किया और सैंपल में नंबर ऑफ स्कैन हमने दिए, नंबर ऑफ स्कैन कितनी बार हम उसको सैंपल को 60 मेगाहर्ट्ज की पल्स के सामने रखते हैं। सपोज हमने ऐसे बोल दिया कि 8 स्कैन हमने दिए, होल सोल प्रोसेस करने में, ये पूरा एनएमआर यहां तक करने में, 8 स्कैन करने में और आगे डाटा प्रोसेस करके कंप्यूटर तक ग्राफ लोड करने में हमको 5 मिनट्स लगते हैं। सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास सैंपल बहुत कम था, उस सैंपल से मेरे को फाइनली जो स्पेक्ट्रा मिला वो क्लियर नहीं मिला, नॉट क्लियर स्पेक्ट्रा। देन फिर मैंने कहा कि मैंने ये प्रोसेस दोबारा रन किया कि 60 मेगाहर्ट्ज था, 8 स्कैन मैंने दोबारा दिए और फिर 5 की बजाय मैंने उसको कहा कि 10 मिनट के लिए रखा। फिर मैंने कहा कि फिर भी मेरे पास क्लियर स्पेक्ट्रम नहीं मिला, मेरे टाइम कितना वेस्ट हो गया, यहां तक 10 और 5 15 मिनट्स मेरे यहां पे वेस्ट हो गए। मेरे को नहीं पता आगे शायद में भी कितने स्कैन के बाद मेरे को या कितने मिनट के बाद मुझको क्लियर स्पेक्ट्रा मिलेगा। सपोज मेरे को मिला 30 मिनट्स के बाद, इतना टाइम वेस्ट होने के बाद मेरे को एक क्लियर स्पेक्ट्रा मिला है। FT-NMR में इससे क्या एडवांसमेंट है, FT-NMR में हमारे पास जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है हम मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड रख सकते हैं। सपोज 62 मेरे पास 500 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है, आप 500 मेगाहर्ट्ज से 60 मेगाहर्ट्ज भी फ्रीक्वेंसी रख सकते हो, 500 मैक्सिमम होगी वो तो रख ही सकते हैं। तो हम मैक्सिमम पल्स अप्लाई करते हैं इसमें। नंबर ऑफ स्कैन 8, 5 मिनट की प्रोसेस थी। स्पेक्ट्रा सपोज मुझको क्लियर नहीं मिला, मैंने क्या किया, इसमें एक FT में एडवांसमेंट है, सिर्फ मुझको इसी प्रोसेस में +8 स्कैन और देने हैं। नंबर ऑफ स्कैन 8 करने में हार्डली 10 to 15 सेकेंड लगते हैं, बट यहां से अगर जो ये प्रोसेस यहां तक जाएंगे, होल सोल प्रोसेस में मुझको 30 मिनट, मतलब ओवरऑल मेरे को 30 मिनट लगे। यहां पे मुझको 10 सेकेंड और कर दिया मैंने, फिर मैंने प्रोसेस करके देखा नहीं क्लियर हुआ, तो हम ये दोबारा प्रोसेस एक नया एक्सपेरिमेंट, जैसे यहां पर हम बार बार एक्सपेरिमेंट करते जा रहे थे,
वो एक ही एक्सपेरिमेंट में आपको फाइनली नीट एंड क्लियर स्पेक्ट्रा मिलता है, जो मैक्सिमम आपको मैं कहता हूं कि 10 मिनट्स में मिल गया। 10 मिनट्स भी बहुत ज्यादा है, अगर जो हम प्रोसेस करके देखते हैं तो नियर अबाउट 7 मिनट मैक्सिमम मिल सकता है। तो हमारा इससे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी, ये स्पेक्ट्रा क्लियर नहीं था, एप्लीकेशन इसकी कम थी। यहां पर ये इसकी ऑल्सो जो जैसे मैं लेमन लैंग्वेज में आपको समझा सकता था कि वैसे इसकी एडवांसमेंट FT-NMR की कंटिन्यूम वेव NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर ये एडवांसमेंट है। सो FT-NMR आजकल हम यूज करते हैं, कंटिन्यूम वेव NMR ये स्टार्टिंग में यूज होता था बट ये अभी बंद हो गया। जो NMR आजकल आ रहे हैं वो फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन के बेस पे आ रहे हैं। देन नेक्स्ट इसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोलवेंट। सोलवेंट यूज्ड। अब सोलवेंट यूज्ड की हमने बात की, कौन सा सोलवेंट हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने चैप्टर का नाम दोबारा लिखना चाहूंगा कि PMR मतलब प्रोटॉन। मैंने प्रोटॉन से लिया कि मेरे पास अगर जो सैंपल था CH3 और CH3 ये सैंपल था, तो मुझको कोई ऐसा सोलवेंट यूज करना है जिसमें प्रोटॉन नहीं हो, प्रोटॉन फ्री सोलवेंट। अब एक चीज मैं इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करता हूं कि जो हमको सैंपल यूज करना है वो सैंपल हम 3 to 5 मिलीग्राम इतना ही रिक्वायर्ड होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। सैंपल हमको सोलवेंट हमको 0.8 ml के आसपास नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली डिपेंडिंग अपॉन हाइट ऑफ रिसीविंग और जनरेटिंग और रिसीविंग कॉइल, अगर उसकी हाइट हमारी इतनी होगी कि 0.8 ml सॉल्यूशन उस तक फिट हो जाता है तो हम इतना ही ml लेंगे। नहीं तो आजकल थोड़े से एडवांस हो रहे हैं कि वो हमारे पास आधा ml तक सैंपल रन कर देते हैं। मैंने मैक्सिमम ये लिया कि इतना है हमारे पास। अब मैं कहता हूं कि अप्रोक्सीमेटली अगर जो 1 ml मैं कहता हूं कि मेरे पास 1 ग्राम के इक्विवेलेंट माना जाता है, यहां तो ये मैंने बोल दिया अप्रोक्सीमेटली 1 ml ही मान लिया मैंने इसको। तो 1 ग्राम में 3 to 5 mg कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैक्सिमम अगर जो मेरे पास सोलवेंट, उस सोलवेंट में मेरे पास प्रोटॉन हुआ तो मेरे पास जो सिग्नल आएगा वो मैक्सिमम सोलवेंट का ही आ जाएगा, मेरे पास सैंपल का कोई सिग्नल नहीं आएगा। इसी वजह से मुझको सैंपल कौन सा यूज करना है जिस सैंपल में प्रोटॉन नहीं हो, सो दैट कि मेरे पास जो ये मैक्सिमम अमाउंट था ये नहीं आए। तो इसके लिए मैं क्या सोलवेंट यूज कर सकता हूं। अगर तो देखो मैंने कहा, मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं विद एग्जांपल, मेरे को इथेन का सैंपल यूज करना है, इथेन का स्पेक्ट्रा रन करना है और मेरे पास अगर जो सोलवेंट हुआ CHCl3 क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म मेरे पास 1 ग्राम हुआ, 5 mg ये सैंपल रहा, तो मैक्सिमम सिग्नल जो मेरे को मिलेगा वो क्लोरोफॉर्म का मिलेगा। मुझको क्या करना है, इसमें से प्रोटॉन खत्म करना है। प्रोटॉन कैसे खत्म करूंगा, हाइड्रोजन के एक आइसोटोप है ड्यूटेरियम, मैं प्रोटॉन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर देता हूं। तो मेरे पास जो भी सैंपल होगा, जो भी सैंपल आएगा, अब वो इथेन का आएगा, ना कि इस ड्यूटेरियम की वजह से। क्योंकि हमारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो प्रोटॉन यूज कर, जो न्यूक्लियर यूज कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, वो हमारे पास प्रोटॉन है।
ड्यूटेरियम नहीं करेंगे, कार्बन नहीं करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ हाइड्रोजन न्यूक्लियस ही स्टडी कर रहे हैं। क्लोरीन, क्लोरीन भी ये नहीं होगा। तो सैंपल और सैंपल किसकी तरफ से आएगा? सिर्फ इन तीन की वजह से या इन तीन की वजह से, ना तो कार्बन की वजह से आएगा कोई सैंपल। तो सैंपल सिर्फ हमारे पास आएगा प्रोटॉन की वजह से। तो जिस सैंपल में हमारे पास प्रोटॉन नहीं होगा वो सैंपल हम यूज कर सकते हैं, फर्स्ट। दूसरा CCl4, इसमें तो कहीं भी प्रोटॉन है ही नहीं, तो कार्बन है, कार्बन तो रीड ही नहीं करना, क्योंकि ये सिर्फ प्रोटॉन को ही रीड करेगा। मेरे पास जितने भी सोलवेंट थे मैं सबको या तो ऐसे सोलवेंट लेता हूं कि मेरे पास हाइड्रोजन नहीं होगा उसमें, या हाइड्रोजन होगा तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा ड्यूटेरियम के साथ। जैसे कि H2O मेरे पास सोलवेंट होगा तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं D2O के साथ। मैं कहता हूं कि मेरे पास CH3 इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं दोनों जगह ड्यूटेरियम लगाकर CD3S डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है ये, ड्यूटरेटेड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं DMSO। इसको हमने DMSO लिखा, इसको कैसे लिखेंगे हम? DMSO D6। जितने भी ड्यूटेरियम होंगे हमने यहां पर लिख दिया। D2O D2, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। जो भी हमारे पास होगा, जैसे कि बेंजीन C6H6 था हमारे पास, इसको भी हमने रिप्लेस कर दिया C6D6 से। तो हमारे पास स्मॉल में D6 हमने यहां पर लिख दिया। जो भी हम सैंपल यूज करेंगे हमको ये याद रखना है कि उस सैंपल में प्रोटॉन नहीं होना चाहिए। सॉरी, उस सोलवेंट में, सोलवेंट की बात कर रहा हूं, उस सोलवेंट में प्रोटॉन नहीं होना चाहिए। अगर जो प्रोटॉन हुआ तो मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास सोलवेंट ही रहेगा, तो अगर जो हमारे पास प्रोटॉन हुआ तो मैक्सिमम जो सैंपल होगा हमारे पास सोलवेंट का ही आएगा, हमारे सैंपल का नहीं होगा। ये चीज याद रखनी है कि अगर जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये भी बन जाता है, विच सोलवेंट वी कैन यूज इन द PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी? ड्यूटरेटेड सोलवेंट, या फिर सोलवेंट दैट डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन। ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट और बनती है, उसके बारे में डिस्कस आगे करेंगे डिटेल में, बट यहां पे एक बार जिक्र करते हैं। सपोज मैंने आपसे पूछा, सपोज देखो मैं एक बार पहले स्पेक्ट्रा एक बार बना देता हूं। सपोज मेरे पास 0 से 10 स्केल तक का 10 ppm स्केल लेते हैं हम, इसमें ppm पार्ट्स पर मिलियन, या इसको मैं बोलता हूं डेल्टा स्केल। इसको डेल्टा और टाउ स्केल में दोनों में मेजर करते हैं, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सपोज मेरे पास ये था, मैंने एक इथेन का सिग्नल यूज किया, स्टडी किया, तो मेरे पास ये आता है, ये 1 2 3 सो ऑन 10 तक, जितना भी इसको स्केल आगे बढ़ा लो। मैंने कहा कि ये आया मेरे पास 0.8 पर सिग्नल, 0.8 पर सिग्नल आया। अब मैंने कहा 0.8 पर सिग्नल आया, बट रेफरेंस भी तो होना चाहिए, किसके वर्सेस मेजर किया, जीरो कहां से शुरू करी। सपोज मेरा एक क्वेश्चन है, आप करनाल से कुरुक्षेत्र या पानीपत जाते हो, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। आप जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उस स्टार्टिंग पॉइंट को जीरो मानोगे, तो हमने उस स्टार्टिंग पॉइंट को जीरो माना। बट जीरो कैसे मानेंगे, कोई ना कोई चीज तो जीरो पे हम रखेंगे, ये जीरो है यहां से, तो वहां पर उस चीज को हम बोलते हैं रेफरेंस। जीरो पे जो भी चीज हम यूज करेंगे वो होगा हमारा रेफरेंस। इस रेफरेंस के वर्सेस ये हमने कैलकुलेट किया। एनएमआर में भी सेम ऐसा रेफरेंस सोलवेंट होगा, इसको हम बोलते हैं TMS, टेट्रामिथाइल सीलेन। टेट्रामिथाइल सीलेन, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। टेट्रामिथाइल
टेट्रामिथाइलसीलेन। TMS यूज एज ए रेफरेंस सोलवेंट, इसकी डिटेल हम बाद में करेंगे जब केमिकल शिफ्ट का टॉपिक हम करेंगे। सो टेट्रामिथाइलसीलेन हम यूज करते हैं और होल सोल सारे प्रोटॉन जितने भी होंगे ये इनकी वैल्यू 0 पे आती है, 0 पे आती है, ये याद रखना। चलो यहां पे हमारा सोलवेंट वाला पार्ट भी फिनिश हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स। नंबर ऑफ सिग्नल एज नेम इंडिकेट कि कितने नंबर ऑफ सिग्नल हमारे आएंगे, 1 2 3 4। इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा वर्ड लिखता हूं, इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन मतलब जिसका एनवायरनमेंट जो इक्विवेलेंट होगा, और जो नॉन इक्विवेलेंट मतलब जिसका एनवायरनमेंट सेम नहीं होगा। तो मैं एक बार एग्जांपल लेता हूं, उसी से फिर हम नंबर ऑफ सिग्नल की बात करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल मैंने लिया CH4, इसमें एक ही तरह का प्रोटॉन है। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करते हैं CH3। अगर मैंने कहा कि एक चीज और याद रखना कि मिरर इमेज, अगर मैं यहां पर एक मिरर लगाता हूं तो जो ये यहां पर पोर्शन है वो ही एक दूसरे की मिरर इमेज आएगी, या फिर हम कहते हैं इसके रोटेशन हमने 180 डिग्री पे किया तो दोनों एक जैसे ही आ गए, तो ये आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज बनती है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन, जहां पर हमारा एनवायरमेंट केमिकली या मैग्नेटिकली, इसको टर्म को थोड़ा सा और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, केमिकली और मैग्नेटिकली कैसे कैसे होगा। सो वो एनवायरनमेंट हमारा सेम होना चाहिए, इक्विवेलेंट के लिए दोनों ही सेम रहते हैं। एक और एग्जांपल लिखता हूं, यहां से क्लियर नहीं होगा, इस एग्जांपल से शायद काफी हद तक क्लियर हो जाए। हाँ, ये मिरर इमेज बनती है तो मींस ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट बनेंगे, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट बनेंगे। तो इक्विवेलेंट कौन से हो गए? CH2 CH3 नॉन इक्विवेलेंट कौन से हुए? ये दो आपस में नॉन इक्विवेलेंट हो गए कि CH3 एंड CH2 नॉट इक्विवेलेंट हो गए। इसी एग्जांपल में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, CH3 CH2 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 और Cl। इसमें क्या मिरर इमेज बन रही है? अभी नहीं, मिरर इमेज नहीं बन रही। मींस ये दीज प्रोटॉन आर, ये दोनों आपस में, और CH3 आपस में इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे, बट दीज टू प्रोटॉन्स आर, मैं कहता हूं ये शायद इक्विवेलेंट लग रहे हैं मुझको। देखो ये तो नहीं इक्विवेलेंट है। अब हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि ये CH3 और CH2 ये तो कभी इक्विवेलेंट हो ही नहीं सकते। CH2 की बात करते हैं, भाई इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसके साथ क्या है? CH2, इसके साथ क्या है? CH3। तो इस हिसाब से ये दोनों का जो साथ वाला एनवायरनमेंट है वो इक्वल नहीं है, तो ये भी नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन कंसीडर होंगे। तो यहां पर CH2 नॉट इक्विवेलेंट टू CH2। शायद यहां पे क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी मैं एक अलग एग्जांपल लेता हूं, CH3 CH2 CH3। अगर मैं इसकी बात करता हूं, मिरर इमेज बनती है। अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं कि CH3 और CH3 ये दोनों CH3 इक्विवेलेंट होंगे, बाकी ये हो गया। सो हमने कहा कि जितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ सिग्नल आएंगे। मींस इक्विवेलेंट प्रोटॉन ये दोनों आपस में इक्वल है,
मींस जहां पर इसका सिग्नल आएगा वहीं पर इसका सिग्नल आएगा, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर, CS2 का सिग्नल ये हुआ, दूसरे का ये हुआ, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे। मैं इसकी एग्जांपल की बात करता हूं। सपोज मेरा CS2 का सिग्नल ये आया, दूसरा CS2 का सिग्नल भी इसी के ऊपर आएगा, तो मुझको इन दोनों का एक ही सिग्नल अपीयर होगा, तो मैं इसको लिखता हूं A एंड इसको भी लिखता हूं A। फिर मैं कहता हूं CS3 एक जो CS3 का सिग्नल होगा दूसरे CS3 का भी उसी के ऊपर आएगा, तो मैं इसको लिखता हूं B और इसको मैंने B लिखा। अब A और B, अगर जो मैं इसको A लिखता मींस ये दोनों भी सेम होते, बट ये दोनों अलग अलग है, इस वजह से मैंने इन दोनों को अलग अलग नाम दिया है कि A B। अब यहां से अगर मैं काउंट करूं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे, दोनों इक्वल ही हैं, A और A। सो नंबर ऑफ सिग्नल की मैं बात करता हूं तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्नल इस एग्जांपल के होगा 1। इस एग्जांपल से A वाला तो एक हो गया, B वाला दूसरा हो गया, तो इस एग्जांपल से मेरे पास नंबर ऑफ सिग्नल आए 2। इसकी बात करते हैं तो बड़ा छोटा सा है, एक ही तरह गया तो एक ही नंबर ऑफ सिग्नल आएगा। हम इसकी बात करते हैं। अब ये देखिए CS3 और CS2 ये तो कभी इक्विवेलेंट हो ही नहीं सकते, तो मैं कहता हूं A इसकी तरफ से हुआ, B इसकी तरफ से हुआ। इस CS2 की बात हमने करी थी कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट नहीं थे, तो हमने बोला C एंड D। तो इस एग्जांपल से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिग्नल बनते हैं 4। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी इक्विवेलेंट नहीं था। इसकी बात करते हैं। अब देखो इसमें A ये तो बिल्कुल अलग है, इसको मैंने B लिख दिया, तो नंबर ऑफ सिग्नल हुए इसकी तरफ से 2। सो हमारे यहां से नंबर ऑफ सिग्नल कैलकुलेट होते हैं अगर जो आप इजिली मिरर इमेज फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मिरर इमेज होगी तो हम आधे ही सिग्नल काउंट करेंगे, आधे मतलब उधर का मैंने छोड़ दिया 1 2 सिग्नल, मिरर इमेज काउंट करता हूं, इधर का मैंने छोड़ दिया 1 और ये बीच वाला 2। यहां पर मिरर इमेज नहीं है तो मैं सभी काउंट करूंगा 1 2 3 4, जितने तरह के प्रोटॉन होंगे उतने तरह का सिग्नल आएगा हमारे पास। हम बाकी बाद में बात करेंगे कि ये दो सिग्नल आएंगे या 4 सिग्नल आएंगे, इनकी शेप क्या होगी, शेप ऑफ द सिग्नल हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। मैं थोड़े से नंबर ऑफ एग्जाम्पल और लूंगा इसमें, क्योंकि शायद मे बी इन एग्जाम्पल से इतनी जल्दी ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हमें अभी तक ये टॉपिक पहले कभी पढ़ा नहीं है। अगर ये चीजें क्लियर हो जाएं तो हमको बहुत सारा इसमें से टॉपिक क्लियर हो जाता है। मींस इसके जो फाइनल एग्जाम्पल होंगे वो हम इसी प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं। मैं बेंजीन ले लेता हूं। बेंजीन से पहले मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। चलो मैं एक छोटा सिंपल एग्जांपल लेता हूं पहले। क्या इसमें मिरर इमेज लग रही है हमें इन दोनों में? ये तो प्रोटॉन है ही नहीं, इसका तो हम बात ही नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे प्रोटॉन की, जहां पर प्रोटॉन है। तो मिरर इमेज शायद बने, नहीं बन रही है, नहीं बन रही है। तो एक इसकी तरफ से सिग्नल आया, एक इसकी तरफ से, आपने लिख भी दिया A और B, तो नंबर ऑफ सिग्नल हुए 2। इसी तरह मैं बात करता हूं CH2 साइक्लोब्यूटेन की। क्या इसमें मिरर इमेज बन रही है? एक बार पॉज करके आराम से सोचो, इसमें मिरर इमेज कितनी बन रही है? एक से ज्यादा भी बन सकती है, नहीं भी हो सकती है। सपोज मुझको लगा कि एक मिरर इमेज ये बन गई,
सो मेरे को लगा कि एक इसकी तरफ से सिग्नल आएगा, एक इसकी तरफ से, या एक इसकी तरफ से, एक इसकी तरफ से। मैं कहता हूं एक मिरर इमेज मेरे को और लग रही है। अब देखो, आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इसको कि ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल हो, तो सारे इक्वल हो गए। मैं इसको नंबर देता हूं 1 2 3 4। ये नंबर ऑफ सिग्नल नहीं है, सिर्फ नंबर बताने के लिए। जो CS2 नंबर 1 होगा वो इक्विवेलेंट है CS2 नंबर 2 के। CS2 नंबर 2 इक्विवेलेंट होगा बिकॉज ये मिरर इमेज होगी, इसकी वजह से ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट होंगे, ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में। तो ए टोटल नंबर ऑफ सिग्नल यहां से बनता है 1। एक बार आप खुद प्रैक्टिस करोगे ये चीजें तब जाके थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। मैं इसमें दूसरा एग्जांपल और ऐड करता हूं। इसका नाम क्या है? साइक्लोप्रोपीन, सॉरी CS2। अब सबसे पहले मेरा काम क्या है, इसमें मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि मिरर इमेज कौन कौन सी बन रही है। मेरे को सबसे पहले एक मिरर इमेज ये दिख गई, मींस ये दोनों इक्वल रहेंगे, इसका मुझको पता नहीं है अभी। बट एक अगर जो मैं इधर से एक मिरर इमेज डालता हूं कि ये भी तो मिरर इमेज बन सकती है, तो मैंने कहा ये दोनों इक्वल रहेंगे, इसका भी आइडेंटिफाई करेंगे। एक मिरर इमेज ये भी बन सकती है। जब ये इसके इक्वल हुआ इस मिरर इमेज से, ये इसके इक्वल हुआ इस वाली मिरर इमेज से, दोबारा मैं बताता हूं, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हुए इस वाली मिरर इमेज से, तो ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक। तो जो साइक्लो वाले प्रोडक्ट होंगे, अगर वो सिमेट्रिकल हैं, उसमें कोई एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं होगा, तो वो सारे के सारे नंबर ऑफ सिग्नल एक देंगे। जैसे कि मैं इसकी बात करता हूं। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करके बनाता हूं यहां पर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसमें मिरर इमेज फाइंड आउट करता हूं। एक, इसमें तो बहुत सारी मिरर इमेज बनेगी, 2 और ये 3। इस कॉर्नर पे ये बच गया, एक, ये। तो ये क्या शो कर रहा है कि इस वाली मिरर इमेज की बात करता हूं, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, इस दोनों आपस में सिमिलर है, इस वाली मिरर इमेज से ये दोनों आपस में सिमिलर है, इस वाली मिरर इमेज से। तो सिमेट्रिकल पैटर्न रिपीट हो रहा है। एक पैटर्न ये बनता है, दूसरा पैटर्न क्या बनता है मेरे यहां पर, ये अगर जो मैं मिरर इमेज बिल्कुल यहां से डालता हूं, सॉरी ये गलत हो गया, ये यहां से, तो अगर जो सिमेट्रिकल पैटर्न देख रहे हैं, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री किसी एक प्रोटॉन के ऊपर से जा रही है, सो वो भी हम एक ही काउंट करेंगे, ये। तो ऑल आर इक्विवेलेंट, तो यहां से भी नंबर ऑफ सिग्नल हुआ 1। सो दीज आर इक्विवेलेंट प्रोटॉन। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं और एग्जांपल लेने की कोशिश करूंगा। इसके लिए बेस्ट वे क्या है कि आपके मन में जो भी कोई कंपाउंड आ रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप उसको ड्रॉ करो, उसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्नल काउंट करो, जो भी मन में आ रहा है। सपोज मेरे मन में आया अभी एक कंपाउंड, 5 मेंबर रिंग मैं बना लेता हूं। 5 मेंबर रिंग मेरे पास आई, आइदर ये ऐसे हो सकता है, डबल बॉन्ड ऐसे बन सकते हैं, या कुछ डबल बॉन्ड, ठीक है। ये मैं सिमेट्रिकल की बात कर रहा हूं, तो मैंने साइक्लोपेंटेन की बात करी, साइक्लोपेंटेन। सो मैं अगर जो सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करना चाहूं, तो एक मिरर इमेज ये, फिर ये, ऐसे ऐसे करके मिरर इमेज हो जाएगी, ठीक है। एक ये भी मिरर इमेज हो रही है, एक ये भी मिरर इमेज हो रही है, तो 5 मिरर इमेज इसमें बन जाती हैं, डिफरेंट।
ओके, सो ऑल आर इक्वलेंट, सो ये भी टोटल नंबर ऑफ सिग्नल देगा 1। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसका अलग एग्जांपल की। इसके नंबर ऑफ सिग्नल थे हमारे पास कैलकुलेट किया, क्योंकि बिकॉज सभी सिमेट्रिकल हैं, सारा जगह सिमेट्रिकल हुआ तो नंबर ऑफ सिग्नल हुआ 1। तो अगर जो मैं इसमें एक छोटा सा चेंज करता हूं, सपोज मैं इसको एक CH3 बना देता हूं, ये हुआ टोलिन। टोलिन का जो नंबर ऑफ सिग्नल है अब यहां पर कुछ चेंज हो जाएंगे। सो सबसे पहले मैं सोचता हूं, मैं अपने माइंड में, मेरे को सपोज इसका कैलकुलेट करना है, मैं सबसे पहले अपने माइंड में लेके आता हूं कि नंबर ऑफ सिमेट्रिकल लाइन, मतलब मिरर इमेज कितनी बन सकती है इसमें। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं तो यहां पर CH3 रह जाएगा, यहां पर नहीं रहेगा। ऐसे कर सकता हूं, ऐसे भी नहीं होगा, ऐसे करूंगा ये भी नहीं होगा। मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर जो मैं इसको ऊपर से लेके नीचे तक अगर जो मैं ड्रॉ कर दूं तो आधा हिस्सा मेरा जो जितना इधर है आधा ही उधर ऐसा ही रहेगा। तो यहां पर एक ही मिरर इमेज बनेगी मेरे पास। अब देखो मैं इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्नल आएंगे। अब मैं कहता हूं कि जो A यहां से रहेगा, इसके पैरेलली जो दूसरा रहेगा वो भी A रहेगा। इसके बाद जो आएगा, ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं है क्योंकि इनके बीच में कोई सिमेट्रिकल लाइन नहीं ड्रा हुई। सपोज मैं कहता हूं ये ऐसे सिमेट्रिकल लाइन ड्रा हो जाती, वो नहीं ड्रा हुई। सो B सिग्नल यहां से आएगा, देन एक यहां पर बच गया CH, CH 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 CH, तो एक हाइड्रोजन यहां पे बच रहा है तो उसको मैंने C लिख दिया। अब टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने हुए मेरे पास? 4, 1 2 3, एक ये भी तो है ना, क्योंकि हम सिर्फ इसमें क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटॉन, तो D। तो अब यहां से टोटल नंबर ऑफ सिग्नल आए 4। इस एग्जांपल को मैं दोबारा एक्सटेंड करता हूं। जितने नंबर ऑफ एग्जांपल हम अभी लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये आपको बुक में नहीं मिलेंगे। सपोज ये हुआ, इसका नाम था टोलिन। अगर मैं इसका नाम पूछूं तो पेपर में क्वेश्चन इस हिसाब से भी आ सकता है। आपको बाय नेम, आप ग्रेजुएशन में हो गए हो, आपको यह भी पता होना चाहिए कि बाय नेम स्ट्रक्चर क्या बनता है, टोलिन का स्ट्रक्चर क्या होगा। ये क्या है? जाइलिन। जाइलिन कौन सा है? पैराजाइलिन। जाइलिन में क्या होगा? दोनों तरफ CH3 रहेगा। अब मेरे पास सबसे पहले क्या आता है कि मैं इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करता हूं। मैं नंबर ऑफ सिग्नल लिखना है मुझको, तो सबसे पहले मैं मिरर इमेज ड्रॉ करता हूं। मेरे को सबसे पहले एक मिरर इमेज दिख रही है ये वाली, जिसमें ये बाइफरकेट हो गया। दूसरी मिरर इमेज मुझको ये दिख रही है। अब ये मिरर इमेज नहीं बनती ना ये बनती है। अब मैं टोटल काउंट करता हूं, टोटल मुझको नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिल रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से काउंट करना कि ए इस वाली मिरर इमेज से ये वर्टिकल जो मिरर इमेज बनी थी, इससे ये दोनों सिग्नल सेम हो रहे थे। ये वाली हॉरिजॉन्टल जो मिरर इमेज बनी थी, इससे ये दोनों सिग्नल सेम हो रहे थे। तो हो गए आपस में। सो 1 2 3 4, ये चारों ही एक सिग्नल देंगे। बाकी एक CH3 ये रहा और एक CH3 ये रहा। ये इस वाली मिरर इमेज से, इस वाली मिरर इमेज से, हॉरिजॉन्टल वाली मिरर इमेज की वजह से ये यहां पर B सिग्नल और B, तो नंबर ऑफ सिग्नल यहां पर आए टोलिन 4, पैराजाइलिन नंबर ऑफ सिग्नल
दो, इसी को मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं कि अगर जो मेरे पास ऑर्थो प्रोडक्ट हो तब कितना मेरे पास सिग्नल बनेगा। सबसे पहले मैंने वही किया कि मेरे को मिरर इमेज यहां से नहीं मिलेगी, ये अगर जो मैं यहां से ड्रा करना चाहूं तो उधर CH3 रह गए, इधर कुछ नहीं है। तो मेरे पास एक सबसे बेस्ट वे क्या लगा कि दोनों CH3 के बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि ये मेरे पास मिरर इमेज बन गया। बाकी स्ट्रक्चर में मेरे को कोई मिरर इमेज नहीं दिख रही है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे बेस्ट पॉसिबल मेरे पास क्या है, एक तरफ के प्रोटॉन मैं काउंट कर लेता हूं। एक तरफ के कौन से हैं, 1 2, यहां पे नहीं होगा कोई भी, और ये 3। ठीक है, सो A B C। अब आपका कहना ये भी हो सकता है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, CH एक यहां पे है, एक CH यहां पे है, क्या ये दोनों सेम सिग्नल नहीं दे सकते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस जो CH है इसके साथ में एक यहां पर क्वार्टनरी कार्बन है, इस CH के साथ में यहां पर एक CH होगा। तो इस CH का और इस CH का दोनों का एनवायरमेंट अलग अलग हो गया। देखो क्या बन रहा था हमारे पास पैटर्न, CH 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 और C। अगर जो मैं मिरर इमेज ड्रॉ करना चाहूं तो मेरे पास मिरर इमेज नहीं बनती, तो ये दोनों अलग अलग सिग्नल देंगे। सो मेरे पास अगर जो आप इधर से भी काउंट कर सकते हो कि मैंने कहा ये भी A देगा, इस मिरर इमेज की वजह से ये दोनों सेम सिग्नल देंगे, इधर B रहेगा, ये सिग्नल देगा। तो यहां से मेरे पास नंबर ऑफ सिग्नल आते हैं 1 2 3। मींस जो यहां पर सिग्नल होगा इसका सिग्नल इसी के ऊपर ओवरलैप होगा, हमको सिर्फ एक ही सिग्नल दिखेगा। B सिग्नल B के ऊपर ओवरलैप होगा, ओवरलैप होने की वजह से हमको सिग्नल सिर्फ एक ही दिखेगा और एक यहां पे। इसका एक एग्जांपल और रह गया, मैं इसको रब करके यहां पर लिखता हूं। CH3 CH3। अगर मैं इसकी बात करता हूं, मिरर इमेज मेरे पास एक सेंटर से दोनों के बीच में से यही बनती है, बाकी मेरे पास कोई मिरर इमेज नहीं बनती इसमें। सो मैं काउंट करता हूं टोटल नंबर ऑफ सिग्नल मेरे पास कौन कौन से आ सकते हैं। सबसे पहले मैं आधा हिस्सा काउंट कर लेता हूं कि एक CH3 से यहां से आएगा, A इन दोनों से सेम रहेगा सिग्नल B। तो मेरे पास नंबर ऑफ सिग्नल बनते हैं 2, नहीं ये भी तो रह गई। अब देखो ये यहां पर क्या है, CH, यहां पे भी क्या है CH, सॉरी CH3 लिख दिया, CH। अब इस CH के साइड में CH और एक यहां पर C है, C और C। ठीक है, इस CH के साथ यहां पर CH रहेगा और CH रहेगा, दोनों का बिल्कुल, इन दोनों का बिल्कुल अलग सिग्नल रहेगा। तो C और D सिग्नल यहां पे हो गया 1 2 3 और 4, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल हुए 4। ठीक है, अब एक आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ये भी CH है, ये भी CH है, ये भी CH है, तो तीनों का सेम सिग्नल क्यों नहीं हुआ। मैं यहां पर लिखता हूं CH CH CH। ये वाला कंपाउंड ऐसे था। ठीक है, अब देखिए इस CH के साथ में ये CH है, इसके साथ में ये CH,
इस CH के साथ एक CH ये रहा, इधर कार्बन है, दोनों का एनवायरमेंट बिल्कुल अलग अलग हो गया। कैसे? CH, मैं इसकी बात करता हूं, इसके साथ में एक CH हुआ, सॉरी CH3 लिख दिया, कार्बन एक इधर है। इसकी बात करता हूं, इस CH, इसको भी अंडरलाइन कर देता हूं, जिसकी बात कर रहा हूं। अब मैं इसकी बात करता हूं, इसको मैं इससे बात करता हूं कि मेरे पास CH ये हो गया, इसके साथ में CH और CH ये रहा। अब देखिए, इसकी बात कर रहा था मैं, तो CH साथ में CH हुआ और एक कार्बन हुआ। यहां पर ऐसा नहीं है, इसके साथ में दोनों तरफ CH रहेगा। इसमें CH था, यहां पर CH है और यहां पे कार्बन है, मींस ये वाला और ये वाला आपस में सिमिलर पैटर्न है, बट ये बिल्कुल डिफरेंट है। सो दैट्स वाई ये D सिग्नल यहां से आया। ठीक है, चलो, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझको कमेंट में बता देना, तो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूं ये। अब देखो, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्वेश्चन यहां से बन के आता है, हाउ यू विल डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो, मेटा एंड पैराजाइलिन। तो हमारे पास सबसे पहला क्या क्वेश्चन आता है, हम तीनों का स्पेक्ट्रा रन कर देते हैं, जहां से हमको नंबर ऑफ सिग्नल 3 मिल रहे हैं, वो हमारे पास ऑर्थो, जहां से 4 मिलेगा वो मेटा, और जहां से 2 मिलेगा वो पैराजाइलिन होगा। अभी तो हम स्पेक्ट्रा की तरफ पूरी डिटेल में भी नहीं गए, यहीं से हमने क्वेश्चन सोल्व करने शुरू कर दिए। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन इक्विवेलेंट की। अब इसमें नॉन इक्विवेलेंट भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। कैसे? कि इक्विवेलेंट तो वो हुआ जिसका एनवायरमेंट सेम रहा, नॉन इक्विवेलेंट वो हुआ जिसका एनवायरमेंट डिफरेंट हुआ। मैं यहां पर लिख देता हूं डिफरेंट एनवायरमेंट। डिफरेंट एनवायरमेंट और सेम एनवायरमेंट। सेम एनवायरमेंट, डिफरेंट एनवायरमेंट और सेम एनवायरमेंट। तो मैंने यहां पर दोनों डिस्कस कर दिए। अब एक बार इसका एग्जांपल भी उठाते हैं कि इन दोनों का एनवायरमेंट सेम हुआ, देन दीज आर द इक्विवेलेंट प्रोटॉन। इनका एनवायरमेंट देखो सिग्नल ही अलग अलग आ रहा है, तो एनवायरमेंट भी अलग अलग होगा। दैट्स व्हाई हमने इनको बोला नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। अब हम यहां से बात करते हैं, ये देखो ये भी CH है, ये CH है, ये भी CH है, यहां से हमने रब कर दिया था। These two are CH बट दोनों का एनवायरमेंट डिफरेंट होगा, तो these are the example of नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। अगर मैं इसमें आइडेंटिफाई करना चाहूं तो these two are the example of नॉन इक्विवेलेंट, बट दोनों ही CH रहेंगे। यहां पे भी दोनों ही सेम ही तरह के प्रोटॉन रहेंगे, बट दीज आर द नॉन इक्विवेलेंट। और डायरेक्टली शुरू से स्टार्ट करता हूं। आज हमने स्टार्टिंग में क्या किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर से जो चैप्टर था PMR सिग्नल, शॉर्ट नोट ऑन द PMR सिग्नल। वही हमने प्रिंसिपल लिखा, प्रिंसिपल ऑफ PMR सिग्नल, वैसे स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, सिग्नल ऑब्जर्व हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी, वही हमारे पास। उसके बाद हमने बात करी थी कि इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर। इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे पास एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर था, दूसरी साइड में था हमारे पास रिसीवर कॉइल थी,
जो वहां से सिग्नल रिसीव करेगा, और डिटेक्टर क्या होगा, डिटेक्ट करेगा और कंप्यूटर ग्राफ को प्लॉट कर देगा। हमारे पास एक एनएमआर ट्यूब थी, एनएमआर ट्यूब में कुछ एक हाइट तक हमारे पास सैंपल फिल किया हुआ था। जिस सैंपल की हाइट तक, हाँ, इस सैंपल में हमारे पास ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात होती है कि रिसीवर और जो गेन कॉइल होगी या जनरेटर और रिसीवर कॉइल होगी, उसकी हाइट सैंपल की हाइट की जितना होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास था सबसे इंपॉर्टेंट सोलवेंट। सोलवेंट हमारे पास कौन से होने चाहिए थे, जितने भी हो गए हमारे पास ड्यूटिलेटेड सॉल्वेंट होने चाहिए, ड्यूटिलेटेड सॉल्वेंट होने चाहिए। फिर हमने कहा कि स्टैंडर्ड कौन सा था हमारे पास, रेफरेंस सॉल्वेंट कौन सा था, रेफरेंस सॉल्वेंट था टीएमएस, टेट्रामिथाइल सीलेन, ये रेफरेंस सॉल्वेंट था हमारे पास। फिर हमने शुरू किया कि नंबर ऑफ सिग्नल। नंबर ऑफ सिग्नल में हमारे पास दो तरह के नंबर ऑफ सिग्नल थे, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या थे, द प्रोटॉन दैट हैव्स द सेम एनवायरनमेंट, और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन दैट द प्रोटॉन आर डिफरेंट एनवायरनमेंट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन। सो नेक्स्ट लेक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो बेसिक है, बेसिक अगर जो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे, सो हमारे लिए चैप्टर समझना बड़ा इजी रह जाएगा। और खास तौर पे जैसे हमने पहले चैप्टर में बात की, यही डायरेक्ट हमारे पास एनएमआर है, वही सेम एज इट इज थोड़ा सा एडवांसमेंट के साथ हमारे पास एमएससी में भी मिलेगा। और एमएससी में मिलेगा तो केमिस्ट्री में सीएसआईआर नेट में भी इसके क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। सो थोड़ा सा इनको ध्यान से पढ़ना। थैंक यू।